वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। लास्ट वीडियो में भी हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। इस वाले सेशन में हम समझेंगे कि अगर कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो लायबिलिटी है या फिर वो इक्विटी है। तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट वाले सेशन में क्या किया था? लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड डेफिनेशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर आपको लास्ट वाला सेशन अगर आपने देखा है तो आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। अगर नहीं देखा है और आपको लास्ट वाला सेशन देखना है तो या तो आप इस आई बटन पे क्लिक करिए या फिर उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है इस वीडियो में, और अपने कमेंट सेक्शन में भी वो लिंक डाल दिया, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। इस सेशन में हम कवर करेंगे लायबिलिटी वर्सेस इक्विटी। तो आइए एक बारी स्टार्ट करते हैं कि वो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट लायबिलिटी में फॉल करेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। सो गाइस, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू बोथ अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स राइज टू बोथ। एक एंटिटी के लिए वो फाइनेंशियल एसेट बन जाता है और दूसरी एंटिटी के लिए भी या तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा या फिर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। तो आइए एक बारी, हमने प्रीवियस वाली वीडियो में फाइनेंशियल एसेट्स और इन सब की डेफिनेशन समझी थी। इस वाली वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जब हम एंटिटी अपने ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करती है तब क्या होता है। सो गाइस, फाइनेंशियल लायबिलिटी जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, मैं फटाफट से रिकैप कर दूंगा। ये वाला पोर्शन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, अब हम ये वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी दैट इज a contractual obligation to deliver cash or any other financial asset to another entity or exchange financial assets or liabilities under potentially unfavorable conditions। फाइनेंशियल एसेट में हमने क्या डिस्कस करा था? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव एनी कैश। फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी टू डिलीवर ए कैश और एक्सचेंज एसेट्स और लायबिलिटीज अंडर पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशंस। इसको आप लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल्स के साथ समझ सकते हैं। इस डेफिनेशन का एक और पार्ट था कि अगर इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें कि अगर नॉन डेरिवेटिव होगा तो उसको सेटल होना होगा वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में। अगर डेरिवेटिव है और वो अदर देन फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट मीट करता है, यानी कि फिक्स अमाउंट ऑफ कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ एंटिटीज ओन इंस्ट्रूमेंट में सेटल होता है, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इक्विटी क्या होगा, आइए वो देखते हैं। Equity again is a contract that evidences residual interest in the assets of the company after deducting all liabilities। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखे थे। एग्जांपल्स ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट, वारंट्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, अगर उसमें फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे हुए हैं तो। एक और पोर्शन था अगेन जो हमने नहीं किया था लास्ट वीडियो में डिस्कस, वो था कि एन इंस्ट्रूमेंट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इफ बोथ दीज कंडीशंस आर मेट। पहली कंडीशन क्या है कि इक्विटी जो है वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, और इफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी सेटल्ड इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अगेन, अगर तो वो नॉन डेरिवेटिव है तो वो सेटल होगा वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में, अगर वो डेरिवेटिव है तो वो सेटल होगा फिक्स अमाउंट ऑफ कैश फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। एक बार इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं और फिर एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। सो गाइज, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर कोई भी एक एंटिटी ने अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करे हैं तो हम कैसे जज कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मेरा लायबिलिटी होगा या फिर वो इक्विटी होगा।
डेफिनेशन सेज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कब होगा, जब दो कंडीशंस मीट होगी। पहला, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगा, दैट इज देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और डिलीवर एनी एक्सचेंज एनी एसेट्स अंडर पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशंस। तो पहला कंडीशन तो सिंपल सा है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, जो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। अब डेफिनेशन ने कहा दोनों कंडीशंस मीट होनी है, एक तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर एंटिटी ने अपने खुद के शेयर्स इशू किए हैं, एंटिटी हैज इशूड इट्स ओन शेयर्स, अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे हैं तो वो लायबिलिटी होगा, अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे हैं तो वो इक्विटी होगा। बहुत सिंपल है, फिर से समझते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, अगर अपने खुद के शेयर्स इशू कर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करे हुए हैं, अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे हैं तो लायबिलिटी, फिक्स्ड किए हैं तो इक्विटी। इन थोड़ी डेफिनेशन को थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, फिर और क्लैरिटी मिलेगी हमारे को। तो गाइस ये एक एग्जांपल है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करे हैं इन एक्सचेंज ऑफ 90,000, 90,000 रुपए में डेट इंस्ट्रूमेंट बी लिमिटेड को ए लिमिटेड ने इशू करे हैं। द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर कंपनी बी टू डिलीवर वेरिएबल नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स जिसकी फेयर वैल्यू होगी 1,00,000 रुपए। ए ने बी को डेट इंस्ट्रूमेंट रेज किए जिसकी वैल्यू थी 90,000 रुपए। अब 90,000 मुझे कभी सेटल करने होंगे, तो वो सेटल कैसे होंगे, बाय इश्यूएंस ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स जिसकी फेयर वैल्यू होगी 1,00,000 रुपए। जैसे कि हमने प्रीवियस फ्लो चार्ट में देखा था, अगर तो वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं, सेटलमेंट हो रही है इन वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वो हो जाएगा मेरा लायबिलिटी। सच कॉन्ट्रैक्ट इज अ लायबिलिटी of the liability of the entity, financial liability of the entity, where the entity is using its own equity shares और वो variable number of equity shares है, it fails the fixed test, यानी कि fixed number of equity shares नहीं है, variable number of shares है, तो इसलिए ये वाला जो debt instrument है, या मैं बोलूँ ये जो मेरा common shares मैंने issue करे हैं variable number of shares में, वो मेरा financial liability बनेगा, equity नहीं बनेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी का। ए लिमिटेड इश्यूज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टू बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे, 250 करोड़ के डिबेंचर्स थे सब्सक्रिप्शन अमाउंट। जब ये सेटलमेंट होगा, वंस दीज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विल गेट कन्वर्ट, जब भी वो टाइम आएगा, तब कितने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा, वो इक्विटी शेयर्स कितने होंगे उन्होंने बता दिया कि ये कन्वर्जन का फॉर्मूला होगा, राइट। और कन्वर्जन के करते टाइम पर जो भी उस डेट पर, कन्वर्जन की डेट पर फेयर वैल्यू होगा उसको कंसिडर कर लेंगे। इस एग्जांपल में भी उसने बोला है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स यूजिंग दिस फॉर्मूला। उन्होंने डिफाइन नहीं करा है, उन्होंने फिक्स नहीं करा है कि कितने इक्विटी शेयर्स देंगे। इस फॉर्मूला से जो भी डेट पे कन्वर्जन डेट पे उसका फेयर वैल्यू होगा, उसके हिसाब से कुछ इक्विटी शेयर्स आएंगे, उसमें वो सेटल होगा। क्योंकि यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, इसलिए ये भी मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा। इट फेल्स द फिक्स टेस्ट, क्योंकि वो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है, इसलिए वो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी है। एक और एग्जांपल देखते हैं। A Limited issues convertible debentures to B Limited for a subscription amount of 250 crores. A Limited ने B Limited को कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे हैं जिसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 250 करोड़। दीज डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद ये डिबेंचर्स कन्वर्ट होंगे इनटू 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। पिछले एग्जांपल में क्या था, कुछ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा और वो इक्विटी शेयर्स कैसे आएगा उसके लिए कन्वर्जन फॉर्मूला दे रखा था। इस वाले एग्जांपल्स में उसने फिक्स कर दिया कैसे सेटल होगा 5 साल के बाद, 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स में, यानी कि फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में, और उसका वैल्यू होगा 10 रुपए। क्योंकि फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है इसलिए ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा।
इट पासिस द फिक्स टेस्ट, फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में है, इसीलिए ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। एक और एग्जांपल से समझते हैं। A Limited took a borrowing from B Limited। लास्ट कपल ऑफ एग्जांपल्स में था क्या था, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू हो रहे थे, यहाँ पे बोरोइंग लिया हुआ है। ए लिमिटेड ने 20 लाख रुपए से बी लिमिटेड से लिए हैं। अब इसको सेटल कैसे करेंगे, अगेंस्ट इशू ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हुज वैल्यू इक्वल्स 20 लाख रुपए। 20 लाख के ही होंगे, सेटलमेंट का अमाउंट तो फिक्स है 20 लाख रुपए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स है, वो फिक्स नहीं करे हैं। अगेन फेयर वैल्यू शेल बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। मार्केट प्राइस जो भी होगा कन्वर्जन डेट पे, उसके हिसाब से 20 लाख को सेटल करने के लिए जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएंगे उसमें वो सेटल हो जाएगा। एंटिटी ने अपने इक्विटी शेयर्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करे हैं, अपने इक्विटी शेयर्स इशू करें सेटल करने के लिए, तो मीडियम ऑफ करेंसी इज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि मार्केट प्राइस पे फेयर वैल्यू के हिसाब से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएंगे, आज की डेट पे इशू करने के टाइम पर वो फिक्स नहीं है सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि वो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है, इसलिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी बनेगा। इट फेल्स द फिक्स टेस्ट, इसलिए दिस इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक और एग्जांपल समझते हैं। A Limited purchases an option from B Limited, entitling the holder to subscribe fixed equity shares। A Limited ने ऑप्शन परचेज किए हैं B Limited से, जिसमें उसको सब्सक्राइब करने को क्या मिलेगा, फिक्स्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ द इश्यूअर एट फिक्स प्राइस ऑफ ₹60। एक तो फिक्स इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज प्राइस भी फिक्स कर दिया 60 रुपए पे, तो कोई मार्केट फ्लक्चुएशन नहीं है कन्वर्जन की डेट पर, प्राइस यही रहेगा 60। इस प्राइस को फिक्स रखने के लिए होल्डर ने प्रीमियम भी पे किया हुआ है 5 रुपए पर ऑप्शन का। फिर से समझते हैं, एक ऑप्शन मिला है, सेटलमेंट कैसे होगा, फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में एट अ फिक्स प्राइस ऑफ ₹60। तो इस केस में क्योंकि मेरा ओन इंस्ट्रूमेंट इशू किए हुए हैं, एंटिटी ने अपने ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं और सेटलमेंट भी हो रहा है फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में, इसलिए ये भी मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। अगर वो वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होता, या फिर पिछले एग्जांपल में हमने देखा था अगर वो कन्वर्जन रेशियो के थ्रू आता, या फिर लिखा होता सर्टेन इश्यूज जिसकी वैल्यू, सर्टेन नंबर ऑफ इश्यूज डिराइव कैसे होंगे, जो उस डेट पे कन्वर्जन होगा उसके अकॉर्डिंग मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिराइव होंगे, तो वो वेरिएबल नंबर ऑफ इश्यू शेयर्स थे, इसीलिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी था। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को फिक्स कर दिया है, एक्सरसाइज प्राइस को भी फिक्स कर दिया है, इसलिए ये मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो गाइस एक बार जरा फ्लो चार्ट पे वापस से आते हैं। इस फ्लो चार्ट में क्या था, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कब होगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, जो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, जब एंटिटी ने अपने ही शेयर्स इशू करे होंगे लेकिन वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे होंगे तो वो लायबिलिटी बन जाएगा, अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे होंगे तो वो इक्विटी बन जाएगा। एक बार डेफिनेशन पे वापस चलते हैं, यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कब होगा, जब दोनों ये कंडीशंस मीट हो जाएंगी। पहली कंडीशन क्या है कि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है टू डिलीवर कैश। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में वो क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, मतलब कि वो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। अगर वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है तो वो लायबिलिटी बनेगा, क्योंकि इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी के डेफिनेशन में क्या है कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कि सेटलमेंट मेरा वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं होगा। अगर वो फिक्स्ड कैश होगा और फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा तभी इक्विटी बनेगा, यही हमने फ्लो चार्ट में भी समझा था। सो गाइस आइए एक लास्ट स्लाइड और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, या फिर मैं कहूँ एक फ्लो चार्ट के वे में हमने डिपिक्ट किया हुआ है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लायबिलिटी है या फिर वो इक्विटी है। तो आइए एक बार ही देखते हैं उसको।
सो गाइस, सबसे पहला चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में, कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इज देयर अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन? इफ द आंसर इज नो, तो वो मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। तो पहली कंडीशन तो थी कि कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है दो पार्टी में। इज देयर अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन? आंसर इज यस। फिर हम आगे क्या देखते हैं कि क्या मेरे पास ऑब्लिगेशन है कैश देने की या फाइनेंशियल एसेट देने की। अगर तो वो ऑब्लिगेशन है, मीन्स मुझे किसी को पैसे देने हैं, तो वो मेरा बन गया सीधा सीधा फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तब होगा जब दो कंडीशंस मीट होंगी। पहला, जब वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगा। अगर तो ऑब्लिगेशन है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अगर वो ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। या फिर अभी तो था, और उसमें सेकंड कंडीशन क्या थी, अगर ऑब्लिगेशन नहीं है टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज अंडर पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशंस। अगर तो वो ऑब्लिगेशन है तो भी मेरा फाइनेंशियल इक्विटी लायबिलिटी बनेगा। अगर वो पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशंस में एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा। फिर हम देखेंगे कि एंटिटी ने, इज देयर एन ऑब्लिगेशन टू इशू ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स? क्या एंटिटी ने सेटल कैसे किया है अपने ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके। उसके साथ साथ दो चीजें और हैं, ईदर द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो भी मुझे उसके में मिलना है कंसिडरेशन में, या तो वो वेरिएबल है या फिर वो फिक्स्ड है। ईदर ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल इज वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज वेरिएबल। अगर तो वो वेरिएबल है, अगर तो वो वेरिएबल है तो वो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा। अगर वो फिक्स्ड है, या मैं कहूँ कि वो वेरिएबल नहीं है, तो वो मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। सो गाइज, ये हमने लायबिलिटी और इक्विटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सिंपल सा फ्लो चार्ट है। अगर आपने ये समझ लिया तो आगे के सेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो जो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिक्स है वो भी व्यू किया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाता कि पहले ही कि फाइनेंशियल एसेट्स के एग्जांपल्स क्या थे, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के एग्जांपल्स क्या थे और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल्स क्या हैं। तो उस वीडियो को भी दोबारा से देखिएगा और इस वीडियो को भी दोबारा से देखोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आने वाले सेशंस में काफ़ी आसान हो जाएगा समझना। सो गाइज, टिल द टाइम वी अपलोड सब्सिक्वेंट वीडियोस, आप इनको गो थ्रू कीजिए, आराम से दोनों वीडियोस को देखिए, समझिए, एंड विल गेट बैक विद अ न्यू वीडियो विद अ मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स गाइज।